आमजन की आवाज़ गढ़ावाज में आपका स्वागत है। मैं महावीर अग्रवाल गढ़ावाज से। आज जो है कि जैसे कि गढ़ावाज का हमेशा एक सब्जेक्ट होता है प्रेरणा स्रोत, जैसे लोगों से आपसे मुलाकात कराते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं कि उनके जीवन से आपको कुछ प्रेरणा मिल सके। साथ ही साथ राजनीतिक समसामयिक जो परिचर्चाएँ होती है उन पर भी जो है कि चर्चा की जाती है। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ है हमारे गढ़वाल के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, जो कि जिनको एक बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है उनकी उनके 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 पराक्रम से, और पूरा गढ़वाल जो है कि उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो उनके पोते हैं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जो है स्टेट कमेटी के सदस्य बड़े भाई शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी। गढ़वाली जी, आपका मैं गढ़ावाज में स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं आपके जीवन पे कि जीवन आपने जो है कि आपकी स्टडी यानी कि एजुकेशन पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक हुई, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ। नमस्कार गढ़ावाज के सभी श्रोताओं को। जीवन की शुरुआत तो मेरी जो स्कूलिंग रही है वो देहरादून से रही है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लखनऊ चले गया था, लेकिन लखनऊ में रहते हुए जब मैं वहाँ कहीं पे गया था तो वहाँ जब परिचय का बात आई कि कहाँ के रहने वाले, मैंने कहा मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पहाड़ की आवाज़ मैदान में किस तरह से लोग उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक लखनऊ की बात है कि एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस पहाड़ के जीवट योद्धा थे, क्या आप जानते हैं? तो मैं बड़ा अपने आप गौरव सा महसूस कर रहा था, मैं इसी परिवार का एक सदस्य हूँ। तो मुझे पहली बार लगा कि हाँ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार का हूँ, नाती हूँ, तो उनके जीवन के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए। मैं कोटद्वार आया नगर पालिका में, उनकी एक पुस्तक थी, उनका जीवन परिचय को पढ़ा मैं हर एक पन्ने को पढ़ता गया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक इतिहास मेरे सामने खड़ा है कि देश आज़ाद किस तरीके से और किस देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें कुचला हुआ था। और ऐसा एक नौजवान पहाड़ की पगडंडियों से निकलकर फौज में भर्ती होता और एक स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में अपना नाम को अंकित करता। वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के वंशज होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है। मैं गढ़वाली जी इस गढ़वाल के थे, इस गढ़वाल धरा के थे वो, और देश के लिए उन्होंने लड़ा। और मुझे लगता है कि जितना अधिकार शैलेंद्र का होना चाहिए उतना ही अधिकार चेन्नई में बैठा हुआ एक नौजवान का भी होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए वो गढ़वाल का आवाज़ लड़ी थी। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। फिर वो देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से वो कोटद्वार का आना, फिर उनको गढ़वाल की पाबंदी लगना, फिर उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक सपनों को बुनना, एक ताना बाना बुनना कि उत्तराखंड प्रदेश एक अलग होना चाहिए। उनकी एक सोच थी कि हाँ, कि उत्तराखंड का जो कल्चर है, कुमाऊं गढ़वाल का जो कल्चर है, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ का खान, यहाँ का पान, और जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए विकास की गति वहाँ तक नहीं पहुँच पाना, उन्होंने एक मांग की थी कि उत्तराखंड प्रदेश अलग होना चाहिए क्योंकि हमारी भाषा बोली अलग है। फिर उन्होंने कहा था कि गैरसैंण, जो आज मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ये मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, कि आपने गैरसैंण को एक राजधानी का दर्जा दिया है, जो एक सपना था गढ़वाली जी का कि गैरसैंण देश की राजधानी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के विकास, तभी पहाड़ का विकास हो सकता है, तभी वहाँ लोग चढ़ पाएंगे। जब राजधानी होगी तो मुझे लगता है उस गति से वहाँ विकास की गति भी तेज बढ़ेगी। उनकी एक सोच थी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सोचना था कि जब उनको कहा गया उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा था गढ़वाली तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने एक अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे 2 फुट 2 गज जमीन दूधा तोली में चाहिए। लेकिन आज उनके मरने के इतने सालों बाद आज लगता है कि उनकी लंबी सोच थी कि गढ़वाल के अंदर जब कभी गढ़वाली जी को याद करेगा तो दूधा तोली तक आएगा, तो आएगा तो सड़कें भी आएंगी, पानी भी आएगा, बिजली भी आएगा, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। आज उसको चरितार्थ करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बना के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे वो राजधानी पूर्ण रूप से हमारी पूरे प्रदेश की राजधानी बनेगी। विकास के लिए पहाड़ पे विकास चढ़ेगा, तो उसमें एक स्वर्णिम अक्षरों में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम भी आएगा कि पहाड़ के लिए किसी ने सोचा है, कोई राजनेता सोच रहा है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे राजनेता लोग सोचते हैं। बात आती है पहाड़ के स्वाभिमान की। पहाड़ का स्वाभिमान चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे पहाड़ पर एक कंदराव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा हो। मुझे याद है कि देश की आज़ादी के बाद जब गढ़वाली जी को लगा कि पेशावर में जो मेरे साथी थे
वो लोग कहाँ, उनकी याद आई उनको। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अपने नेहरू जी के पास हो गए, तो नेहरू जी ने कहा, भाई गढ़वाली जी, आप बड़े भाई कैसा ना हुआ। तो गढ़वाली जी ने कहा था, जो पेशावर में मेरे साथ जो साथी थे जो मर गए हैं उनकी विधवाओं को पेंशन, जो जीवित है उनको सम्मान और पेंशन मैं मांग के लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो नेहरू जी एकदम बौखलाए, गुस्से में आए कि तुम बागी हो। तो गढ़वाली जी के शब्द थे कि जिस फील्ड के तुम चीफ मार्शल और मैं एक छोटा सा सिपाही, आज तुम देश के प्रधानमंत्री हो, मैं बागी, मुझे ये सम्मान चाहिए ही नहीं। ऐसा जीवित स्वाभिमान वाला इंसान इस गढ़वाल की धरा सा जिंदा रहा है। इस गढ़वाल की धरा ने गंगा यमुना तक दी है, तहजीब दी है। इस गढ़वाल ने बद्री केदार जैसे बड़े विश्व विख्यात मंदिर दिए हैं। इस गढ़वाल ने एक अपने आप में एक सांस्कृतिक झलक है। इस गढ़वाल के अंदर बहुत कुछ है। तो एक स्वाभिमान भी जब जुड़ता है तो लगता है कि हाँ, हमें आत्मसात करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि इस गढ़वाल ने देश को नाम भी देने का काम किया। राजा भरत की जन्मस्थली तपोस्थली कोटद्वार में ही स्थित है और देश को नाम देने का नाम भी इस गढ़वाल ने किया। मैं बड़ा स्वाभिमान, अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी जन्मभूमि कोटद्वार है, मेरी जन्मभूमि गढ़वाल है, मेरी जन्मभूमि पौड़ी गढ़वाल है। तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। यही जीवन का एक निचोड़ है कि अगर हम इस पहाड़ की धरती के लिए, कंकड़ के लिए कुछ कर सकते हैं तो वह हमारा जीवन का सही उद्देश्य ही होगा। अच्छा, गढ़वाली जी के लिए यहाँ पर एक स्मृति भवन है, कुछ आपने जो किया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके दर्शनार्थ? देखिए, देखो गढ़वाली जो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि उन पे पीएचडी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। हम तो एक छोटा सा सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहे हैं कि उनकी जो सोच थी पहाड़ के लिए, उसको आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या समझेगी, उनको संभाल के रखने की काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। बीरचंद सिंह गढ़वाली स्मृति स्मारक समिति जो बनी थी वो माजी के द्वारा बनाई गई थी। और जो मेरा काम है इस टाइम गढ़वाली जी के नाम पे, मैं एनजीओ वर्क भी करता हूँ और मैं दलित क्षेत्रों में जाके एसएसजी के माध्यम से उनको काम स्वरोजगार भी देता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल के अंदर 1000 से ज़्यादा एसएसजी वर्क कर रही हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके, उसको लेके काम कर रहे हैं। एक अवेयरनेस को लेके हम काम कर रहे हैं कि लड़कियां स्वस्थ होगी तभी वो पढ़ेगी, तभी वो आगे बढ़ेगी। ऐसे करते हुए हम सैनिटरी नेटवर्क वर्क कर रहे हैं। वही लोग बनाते हैं, वही लोग बेचते हैं, वही लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेटियों के प्रति हम जागरूक कैसे हों, ये हम एक अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हैं। गाँव-गाँव स्कूलों में मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने जो सरकारी स्कूल हैं, अपने जो बहुत वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कियां इसके बारे में अवेयरनेस नहीं, वहाँ तक पहुँचकर उनको इसके बारे में ज्ञान देने का कि हाँ, आने वाले समय बहुत तेज़ी से भागने वाला है। आपको इस समय के साथ चाँप करना है अपनी पहाड़ की उन लड़कियों को, क्योंकि गौरा देवी भी यहीं से पैदा हुई थी। तो अगर हम बात करें कालिदास के उसमें शकुंतलम में, तो वो भी यहीं पैदा हुई, नहीं पहाड़ों में पैदा हुई थी। इतिहास रचने वाले चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब इस पहाड़ की पैदाइश हैं। और वर्तमान में जो है कि इस प्रतिस्पर्धा के साथ भागने का काम अगर इस पहाड़ की लड़की अगर करे तो मुझे लगता है कि हमारा एक छोटा सा एक काम होगा उनके साथ चलने का। बहुत बढ़िया, आपने जो है कि पेशावर कांड के एक वीर को, उनकी पूरी जीवनी पर आपने प्रकाश डाला। साथ ही साथ आपने उनके माध्यम से जो आपने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला एक एनजीओ के तहत आप कार्य कर रहे हैं, और उनको आपने, वो तो अपने आप में जो है कि गढ़वाल क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है स्वर्गीय वीरचंद गढ़वाली जी का नाम। और आपने इस समय तक यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ उनको जो है कि उनके लिए किया है। उनके नाम को हमेशा बरकरार रखने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो ये थे मेरे साथ। थोड़ा सा आपने अभी तक तो जो है कि अब हमारे जो गढ़वाल के योद्धा थे उनके जीवन पर प्रकाश डाला, लेकिन अब थोड़ा सा आपके जीवन पे भी हम थोड़ा सा आपके जीवन से संबंधित सवाल भी पूछते हैं कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरुआत किया आपने, और अब अभी तक जो है कि आपको क्या अनुभव रहा? राजनीतिक कैरियर, राजनीति की परिभाषा ऐसी है कि ना उसका शुरुआत है ना अंत है। जहाँ आप लोगों के लिए सोचना शुरू कर दें, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि वो सामाजिक पृष्ठभूमि आपके साथ चलती है और राजनीति की एक शुरुआत होती है। और जहाँ तक रही कोटद्वार क्षेत्र में गतिविधियाँ तेज होना, लोगों के साथ काम करना, आगे बढ़ना,
वो लगातार रहेगा। मैं राजनीतिक में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे ये बनना है वो बनना, मुझे राजनीतिक में इसलिए हूँ कि हाँ मुझे काम करना है, अपने युवा साथियों के लिए काम करना है, अपने यहाँ की माताओं बहनों के लिए काम करना है, क्योंकि कोटद्वार से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। तो हमेशा मैं मंचों से कहता भी हूँ, चाहे उत्तराखंड राज्य की स्थापना उसकी शुरुआत रही हो आंदोलन की, तो कोटद्वार की धरती से शुरू हुई। यहाँ की माताएं बहनें सब बाहर निकली और कोटद्वार से निकल के पौड़ी से निकल के देहरादून और फिर दिल्ली तक पहुँचे, तब उत्तराखंड का सपनों का साकार हमारे सामने हुआ है। तो ऐसी माँ बहनों के साथ काम करना, मैं ये नहीं कहता, मैं लीडिंग की बात नहीं करता, मैं कोई बेहतरीन लीडरशिप है उसके साथ काम करने का अनुभव एक बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। मुझे लगता है कि कोई भी हो सकता है कि मेरे आने वाले जो आगे जो चल रहे हैं वो लोग, चाहे आने वाला भविष्य हो, अगर वो लीडर्स क्षमता उसके अंदर है तो उसका काम करने के साथ तो बड़ा मज़ा आता है कि काम करना है। और राजनीतिक सोच नहीं, विकास की सोच लेके चलेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ कि जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए काम किया है। तो हम उतना तो नहीं, लेकिन हाँ अपने प्रदेश और अपने जिला स्तर के लेवल पर अगर सोच के काम करें तो मुझे लगता है कि उनकी जो सोच थी उसको हम कहीं ना कहीं सिद्ध करने का काम करेंगे। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कोटद्वार में आपका बीजेपी में बहुत बड़ा एक ओहदा है। मैं एक छोटा सा आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग जिन लोगों ने की थी, लोगों ने आंदोलन किए, कई लोग जो हैं कि उसमें शहीद भी हुए, लेकिन क्या विगत 20 वर्षों में उन लोगों की जो पृथक राज्य की जो एक कल्पना थी वो कहाँ तक साकार हो पाई? देखिए, उत्तराखंड राज्य की कल्पना तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से शुरू हो गई थी। हो सकता है कि पहले 1 रहा हो, 2 रहा हो, 10 रहा हो, 100 रहा हो, और धीरे धीरे आते हुए तो 90s की अवधि में आते आते एक आंदोलन का रूप इसने ले लिया था। कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तराखंड से बहुत दूर होती थी। हम विकास के लिए अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन भी अगर शासन को लेके जाते थे तो हमें बहुत दूरी महसूस होती थी। फिर हमारा रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा बोली सब अलग था। तो हमने सोचा कि अगर जिस दिन देश के जो मुखिया है उसकी अगर आँख कान खुलेंगी तो वही पहाड़ की पीड़ा को समझेगा, पहाड़ के दर्द को समझेगा कि इन तलेटियों से, इन पंगडोडियों से निकल कर कैसे विकास हो पाएगा, कैसे एक नौजवान देश के लिए काम कर पाएगा। हमने, क्योंकि पहाड़ के लिए कहते हैं ना कि यहाँ की पहाड़ की पानी और जवानी यहाँ रुकती नहीं है, हमने कहा इसको रोकने का काम कैसे होना चाहिए। तो एक पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है, और वो साकार किया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि देश की आज़ादी के बाद लगातार लड़ के चलने वाले, उसके बाद हमें अगर उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति होती है तो मैं माननीय अटल जी को याद करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि आपने पहाड़ की जवानी और पानी को रोकने का काम यहाँ किया है। और मुझे लगता है कि 20 सालों में उत्तराखंड प्रदेश बहुत आगे गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भारत का नाम जो पड़ा है उस भारत की क्रीड़ा स्थली हमारे कर्णाश्रम में, लेकिन कर्णाश्रम आज भी जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में। क्यों नहीं सरकारों ने इसकी ओर ध्यान दिया? देखिए, वैसे आपके संज्ञान में नहीं है लग रहा। मुझे लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जो 32 आइकॉन क्षेत्र बने हैं, वो स्पेस बने हैं, जो वो बने हैं, उन 32 आइकॉनों में आपका कर्णाश्रम को रखा गया है कि वह एक ऐसी धरोहर है कि जिसने देश को नाम दिया है। और हम सौभाग्यशाली हैं, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कोटद्वार कर्णाश्रम को रखा गया, ये सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो एक मास्टर प्लान जो बन रहा है कोटद्वार के लिए, वो धीरे धीरे धरातल पर आएगा। इसमें स्टडी चल रही है कि कर्णाश्रम को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए। कर्णाश्रम नहीं, पूरा कोटद्वार का, पूरा क्षेत्र का। आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कर्णाश्रम से हम ऊपर पूरा राजा भरत की जो मेन जगह थी उसको ट्रैकिंग रूप मार्ग के रूप में उसको विकसित करने का काम प्रदेश सरकार उसको कर रही है। इसी जो होम स्टे, जो पहाड़ जो प्लान कर रहा है होम स्टे को लेके, हम पहाड़ के जो वो छोटी मकान उनको जीवित करना, हमारा जो कल्चर है उसको बाहर के लोग कैसे देखें, उसको साकार करने का मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होम स्टे के माध्यम से कर रहे हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो खान पान रहन सहन है, वो देश के अन्य क्षेत्र के लोग कैसे देखें। वो हेरिटेज होम स्टे के माध्यम से हम उसको देश के अन्य क्षेत्रों में और विदेश तक को दिखाना चाहते हैं कि पहाड़ की जो कल्चर है वो कैसा है, यहाँ का खाना। तो आपने कर्णाश्रम के बारे में बताया, चलिए बहुत अच्छी बात है कि देश के महान प्रधानमंत्री
मोदी जी ने जो है इसको आइकन में रखा हुआ है, हो सकता है बहुत से इसका अच्छा हो। अच्छा, भाजपा सरकार के इस विगत 4 सालों के कार्यकाल को आप किस तरह से जो है कि देखते हैं, और जनता संतुष्टि है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर विगत 4 सालों से यहाँ है। मुझे लगता है विकास के नाम पे बहुत काम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किए हैं। देखिए, जो अगर हम देश के 32 आइकनों में कर्णाश्रम को लिखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो विकास के नाम पे देखिए, सीतामढ़ी एक ऐसा मंदिर है जहां स्वयं सीता समाई थी, और बहुत कम लोगों को पता होगा। मुझे लग रहा है इतिहासकारों को ही पता होगा कि कलजीखाल ब्लॉक में जब सीता मैया ने प्रार्थना की कि धरती माँ मुझे समा दे, वो समाधि स्थल पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। उसका विकास इस तरीके से करना, अयोध्या का मंदिर जिस हिसाब से बन रहा है और सीता माता जहाँ समाई थी उसका निर्माण करना कोई सोच रख सकता था। मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसे मुख्यमंत्री इसकी सोच रख सकते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश के जो पर्यटन मानचित्र में पौड़ी गढ़वाल को अग्रणी भूमिका में धीरे धीरे बढ़ने का जो काम कर रहा है वही सरकार के माध्यम से ही हुआ है। चाहे वो लैसडाउन का विकास की बात करें हम, चाहे खिरसू में होम स्टे की बात करें हम, चाहे हम यमकेश्वर से लेकर पूरा सतपुली तक पैराग्लाइडिंग की बात करें हम, मुझे लगता है कि विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 सालों में बहुत बेहतरीन काम किया। मुझे पता है ये होना चाहिए कि उस प्रदेश के अंदर विधायक कोई भी बनेगा, वो कांग्रेस का बने, भाजपा का बने, सपा का बने, किसी का भी बनेगा, वो अपने विधायक निधि तो खपाएगा ना, अपने जितने करोड़ उसको मिलते हैं वो खपाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों रुपए की योजनाएं उनको देना, उसको काम करना, मुझे लगता है कि पहला ऐसा उदाहरण इस प्रदेश के अंदर है। और विधायक निधि खपाना विधायक का काम सड़क, बिजली, पानी नहीं है। मैं कोटद्वार विधानसभा की बात करता हूँ, बहुत से लोग यहाँ 40, 50, 60, 70 सालों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोटद्वार के विकास के नाम पे क्या किया? हम एक ही चीज़ बोलते हैं, कंडी मार्ग, हम एक ही चीज़, लाडा चिलखड़ मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, क्या हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ ना। हमने कहा था कि हमें एजुकेशन हब कोटद्वार को बनाना है, उस पर 0। हमने कहा था विकास के नाम पर्यटन क्षेत्र में कोटद्वार का नाम होना चाहिए, उसमें 0। आज मुझे लगता है कि पर्यटन क्षेत्र में कर्णाश्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। अगर आज देखा जाए, अब मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम सेंट्रल स्कूल की बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं ये योजनाएं आगे आने वाले समय में फलीभूत होगी, अच्छा होगा। तो फिर विपक्ष क्यों जो है कि चिल्ला रहा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पे विफल है? देखो, विपक्ष का काम चिल्लाना होता है, विपक्ष का काम विरोध करना होता है, विरोध करना चाहिए उसको। जब हम विकास में हम तो बिल्कुल चिल्लाते थे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है किसी भी चीज़ के लेके। जिस तरह से आजकल कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान की मेयर आजकल जिस हिसाब से चिल्ला के कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं है विकास के नाम पे। जिस हिसाब से काम चल रहा है आज, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के, अगर हम कोटद्वार विधानसभा की बात करें तो बिजली, सड़क, पानी तो बहुत छोटी चीज़ होगी, बहुत छोटी चीज़। आज हम लगातार काम कर रहे हैं, अब हम यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, आपका कल एक बयान आया था कि नगर निगम पर जो है कि वो एक अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी, आपने इस बात को उठाया है, कहाँ तक सच्चाई है और क्या सच? देखिए, पहले तो नगर निगम क्षेत्र जो कोटद्वार विधानसभा के अंदर ही नगर निगम बना है, हम 2017 में जब चुनाव में आए थे, हम लोगों ने एक वादा किया था इस क्षेत्र की जनता से कि हम जब जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो पहला वादा हमारा है कि कोटद्वार को नगर निगम क्षेत्र घोषित करेंगे। हम गांव से विकास, शहर की ओर विकास की ओर बढ़ेंगे, और हमने उस वादा को पूरा भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था नगर निगम क्षेत्र में जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उनको 10 साल तक हम कुछ भी कर नहीं लेंगे उसमें। उसका जियो आज मुझे लगा नगर निगम ऑफिसों में सब जगह है, जिसका सबका संज्ञान में भी है, सारे पत्रकारों को संज्ञान में भी है। लेकिन जिस तरह से मेयर साहब और उनके पति जगह जगह जाके कहते हैं कि जो संपत्ति कर है वो उत्तराखंड प्रदेश द्वारा सामबारे पर थोपा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन 30-35 सालों में झूठ बोल के कुछ नहीं होता। आपने 25 फरवरी को 2020 को अपने सदन में संपत्ति कर को लागू किया है,
क्योंकि ये क्षेत्र की जनता के सबको मैं बताना चाहता हूँ, नगर निगम अपने आप में एक स्वायत्त सरकार होती है, उसका निर्णय स्वयं का होता है, वो अपने आप में एक सरकार होती है, वो कर ले ना ले उनका निर्णय होता है। अगर आप संपत्ति कर का निर्णय आपके द्वारा लगाया, इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर लगाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं और आप जनता में जाके कहते हैं कि ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाया गया कर है, जबकि ये सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। हम जहाँ तक लगता है कि आपके द्वारा थोपा गया जो कर है, हम इस क्षेत्र के तमाम लोगों के बीच जाके जब बोलेंगे ये संपत्ति कर लगाने का काम माननीय मेयर जी के द्वारा लिया गया है, हम इसको विरोध भी करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। सड़कों में जितना भी हो सके हम इसको विरोध करेंगे। चलिए, आपने नगर निगम पे भी आपने जो है कि सवाल निशान उठाए हैं और एक वर्तमान में जो है स्थिति कोटद्वार विधानसभा की, भाजपा और कांग्रेस तो हमेशा से राष्ट्रीय पार्टी रही हैं, लेकिन एक और तीव्रता से बढ़ती जा रही है और ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों का कहना है ऐसा। तो आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाजपा पे उसका कुछ असर पड़ेगा 2022 में? देखिए, सरकार का जो बनाने का काम होता है, मैं संगठन का आदमी रहा हूँ, तो हमें ना हमेशा एक चीज़ कही है कि संगठन से सत्ता की प्राप्ति होती है, सत्ता कभी संगठन नहीं बनाया करता। और मैं माननीय केजरीवाल जी को कहना है कि आपकी सत्ता दिल्ली में है और संगठन बनाने का काम कोटद्वार में करने जा रहे हैं, वो हो नहीं सकता। कारण क्या है कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको मुद्दे लेने का अधिकार है, सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ संगठन का अंतिम छोर बैठा हुआ कार्यकर्ता जो बूथ पे काम करता है, वो लगातार 5 सालों से चुनाव की तैयारी करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पिछली बार हम 11,400 कुछ वोटों से जीते थे, इस बार हम बढ़ के आगे बढ़ेंगे, हम जीत हासिल करेंगे। अच्छा जी, जो वर्तमान स्थितियाँ बता रही हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो वर्तमान विधायक कोटद्वार के हैं, माननीय वन मंत्री जी, उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ने से जो है कि इनकार कर दिया है। तो इस वक्त भाजपा के पास चेहरा एकमात्र आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आपको पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो क्या? देखिए, यहाँ तो बूथ का कार्यकर्ता भी तैयार रहता है जी चुनाव लड़ने के लिए, और ये माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का अपना खुद का निर्णय है और उनका निर्णय जो भी होगा, और उनका निर्णय कोटद्वार विधानसभा से लड़ने था, हमने उनको चुनाव लड़ाया, जिताया और विधानसभा भेज दिया। अब जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार है, जो भी हमारे संगठन का और ऊपर हाईकमान का जो निर्णय होगा, जैसे भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। और काम हम लगातार चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद भी हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार और सिद्धांत के साथ हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को काम होना चाहिए, कार्यकर्ता लगातार बिजी होना चाहिए, लगातार संगठन में बिजी रख कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी। उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर जो है कि आप सबको रूबरू कराया है। भाजपा की कार्य 4 साल विगत 4 साल के जो कार्य हैं उनको उजागर किया है, उनके बारे में बताया। उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाई है, उसके संदर्भ में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने आने वाले 2022 में जो अगर जिम्मेदारी उनको मिलती है तो वो पूर्ण तरह से निर्वहन करने के लिए पार्टी के साथ तैयार हैं। इस तरह से उनके साथ हमने राजनीतिक सामयिक चर्चाओं में आज कुछ बिंदुओं पर जो है कि बात की। उन्होंने बड़े अच्छे स्पष्टता के साथ जवाब दिया है और मैं गढ़वाल की तरफ से उनके 2022 के लिए बहुत एक कामना करता हूं ईश्वर से कि अगर उनको ऐसा कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें सफल हों। और इसी के साथ महावीर अग्रवाल, गढ़ आवाज़, कोटद्वार, उत्तराखंड।